नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और हमेशा की तरह जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर मंगलवार को गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम आपके सामने लेकर के आते हैं और इस क्रम में आज भी हम आपके समक्ष गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के आए हैं। और आज हम जिस योजना, ये यूं कह सकते हैं जिस परियोजना को लेकर के आए हैं, वो परियोजना है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से कुछ प्रश्न अवश्य बनेंगे। वो प्री से भी हो सकते हैं या फिर मेंस के पक्ष में भी हो सकते हैं, क्योंकि इस परियोजना को अभी हाल ही में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस शीतकालीन सत्र में डिस्कस किया गया है और इसी के कारण ये चर्चा में फिर से आया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना बहुत पुराना है। बहुत पुराना का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना है। ये 4 दशक पुरानी परियोजना है जिसके अलग अलग नाम होते रहे हैं। उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के लाभ हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या हो सकता है इस परियोजना को सही करने के लिए, बहुत विस्तृत चर्चा हम इसमें करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसके ठीक तरीके से नोट्स बना पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहले परियोजना का नाम है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट, यानी रिवर को लिंक करना है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है इसमें नदियों को जोड़ने की बात करी जा रही है। ठीक है, इस पर हम पूरी डिटेल लेकर के आएंगे, लेकिन हमेशा की तरह पिछले जो सप्ताह का प्रश्न था, जो मैंने आप लोगों को नमस्ते योजना के बारे में बताया था, उस नमस्ते योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न का सही विकल्प जो है, इसमें विकल्प नंबर डी जो है वो सही है। इसमें पूछा गया था भारत टैप पहल कम प्रवाह सैनिटरी वेयर को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराने के लिए है और इस तरह स्रोत पर पानी की खपत को काफी कम कर देता है। ये विकल्प सही है, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं था ये। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि शहरी और आवासीय मामलों के मंत्रालय यानी MOHUA और MOSJE यानी मिनिस्ट्री ऑफ, आप देख सकते हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये जो विभाग है, इसके नेतृत्व में ये दोनों विभाग मिलकर के जो नमस्ते योजना है वो चला रहे हैं। और 500 शहरों द्वारा की गई सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषणा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के दीर्घकालिक लक्ष्य को एक साथ संरेखित करता है। तो ये भी विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिए थे। तो आज की स्कीम के बारे में डिस्कशन करना है। आज की योजना मैंने आपको बता दी है। योजना के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें सबसे पहले ये बात जो है वो चर्चा में इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में 8 दिसंबर की अगर हम बात करें, 8 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8 दिसंबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के जो प्रधान हैं यानी जल शक्ति मंत्री जो हैं, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न का रिप्लाई किया है। रिप्लाई में क्या क्या चीजें आई हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं, जो कि इसी योजना से रिलेटेड है। उसके बाद हम योजना के अंदर चलेंगे। उन्होंने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसको KBLP भी लिखा जाता है। ठीक है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन जो है ये किया जा चुका है, इन्होंने बताया है, जिसके कार्यान्वयन में कुल मिलाकर के 44,650 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आया है। या इतने करोड़ रुपए के साथ इस योजना को, केन बेतवा लिंक परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। और इसमें केंद्र सरकार ने 39,317 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए। तो इसमें केंद्र की तरफ से जो साझेदारी है, वो इतने करोड़ रुपए की है। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। ये जो नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं, क्योंकि नदियां तमाम सारे राज्यों से होकर गुजरती हैं, इसलिए केंद्र के साथ राज्यों की सहमति से या उनके सहयोग से इस प्रकार के प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सकता है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त कह सकते हैं सरकार की योजना है, जो कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने 39,317 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए हुए। ये भी हाल ही में कहा गया है। ठीक है, तो मैंने बताया कि राष्ट्रीय नदी जल परियोजना जो है, नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है, NRLP जो है, ये इसके लिए जो क्रियान्वयन एजेंसी है उसका नाम है NWDA
ये क्या है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, इसको बोलेंगे नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बोलेंगे इसको? नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके साथ मिलकर के काम करती है। तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जो बेसिन क्षेत्र होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये गंगा नदी ऐसे करके बह रही है, ठीक है, तो गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं, ठीक है, दाएं और बाएं तरफ से जो भी नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, ठीक है, तो इनसे बनने वाला जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको अगर ये गंगा नदी है, अगर ये गंगा नदी है तो इसको हम लोग बोलेंगे गंगा बेसिन। क्या बोलेंगे? गंगा बेसिन, ठीक है। तो ये गंगा, यमुना और इस तरीके की जो भी इसकी सहायक नदियां हैं, ये सब मिला करके गंगा नदी बेसिन बनाती है। इसी तरीके से जो प्रमुख प्रमुख नदियां होती हैं, उन प्रमुख नदियों का बेसिन होता है। तो अंतर बेसिन हस्तांतरण का मतलब ये हो गया कि एक बेसिन का पानी एक बेसिन से दूसरे बेसिन में हस्तांतरित किया जाए, ट्रांसफर किया जाए आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी बेसिन में सूखा पड़ रहा है, किसी रिवर बेसिन में ओवर फ्लडेड हो रहा है वो, तो जो अतिरिक्त जल है, जो सरप्लस वाटर है, उस सरप्लस वाटर को सूखा वाले क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इसके लिए लिंक करना पड़ेगा नदी को, इसी को हम लोग रिवर लिंक प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए जो शुरुआत में प्रोजेक्ट आया था उसको बोला गया था एनपीपी। क्या बोला गया था? एनपीपी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, एनपीपी बोलते हैं। तो इसमें जानकारी दी गई है इनके द्वारा, माननीय मंत्री के द्वारा, कि एनपीपी कह सकते हैं आप। इसी एनपीपी को अब आजकल जो है एनआरएलपी कहा जाता है। पहले इसका नाम जो है एनपीपी ही था, अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अब इसे हम बोलते हैं एनआरएलपी। तो इसके तहत जो पूरा का पूरा नदी तंत्र है भारत में, उसको दो भागों में, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, ये दो नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। तो प्रायद्वीपीय और हिमालय नदी तंत्रों में अलग अलग नदियों के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें प्रायद्वीपीय नदियों के प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो उसमें 16 लिंक प्रोजेक्ट्स हैं, और हिमालयी घटकों की बात करी जाए तो इसमें 14 लिंक प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब ये लिंक प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो इसको 2-3 फेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। अब वो 2-3 फेजेस से जो होकर के गुजरते हैं उसको अगर हम समझें तो अंतर राज्य लिंक परियोजना के तहत, यानी कि इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट के तहत अगर हम देखें तो NWDA जो है उसको 10 राज्यों से 49 लिंक प्रस्ताव प्राप्त हुए। लेकिन इससे पहले भी अगर हम एक बात आपको बताएं, जैसे कि यहां पर 16 लिंक जो है आपके प्रायद्वीप के हैं और 14 लिंक जो है आपके ये हिमालय के, ये पेनिनसुलर के हैं और ये हिमालयन रीजन्स के हैं। तो कुल मिलाकर के 6, 4, 10 और 30 नदियां हो गए, 30 प्रोजेक्ट्स हो गए। अगर हम इन 3 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इन 30 प्रोजेक्ट्स के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार होती है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट ये तैयार की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसका मकसद ये होता है कि ओवरऑल या फौरी तौर पर हम ये बता सकें कि जो प्रोजेक्ट है उसके क्या उद्देश्य हैं, कितना खर्चा आएगा, कितने मानव संसाधन का इस्तेमाल होगा, एक ओवरऑल ओवरव्यू किया जाए। उसके बाद व्यवहार्यता रिपोर्ट आता है, यानी कि एक होता है प्री फिजिबल रिपोर्ट, ठीक है, और एक होती है फिजिबल रिपोर्ट, ठीक है, फिजिबल रिपोर्ट। तो फिजिबल रिपोर्ट बाद में आती है, पहले प्री फिजिबल रिपोर्ट आती है। तो ये जो 30 प्रोजेक्ट मैंने आपको पीछे बताए 16 + 14 वाले, उसमें से तकरीबन 24 की जो है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो बनाई जा चुकी है, और तकरीबन 8 की जो है फिजिबल रिपोर्ट्स भी जो है वो बन चुकी हैं, ठीक। और इसके अलावा अंत में जो है परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बनाई जाती है। तो उन 30 की भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, उन 30 से में भी कुछ नदियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी बन करके तैयार हो गई। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है प्री फिजिबल रिपोर्ट तैयार करने का, फिर फिजिबल रिपोर्ट तैयार करने का, फिर जो है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है, DPR ये तैयार होती है। तो उनमें में से 29 में से जैसे मैंने बताया कि 24 की प्री फिजिबल रिपोर्ट, 8 की फिजिबल रिपोर्ट और कुछ नदियों की DPR जो है वो तैयार की जा चुकी है, ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के तहत NWDA के माध्यम से भी 10 राज्यों ने 49 लिंक प्रस्ताव भेजे थे। 29 के अलावा 49 लिंक प्रस्ताव NWDA को प्राप्त हुए हैं, और इन 39 में से भी, इसमें से 39 को एक्सेप्ट कर लिया गया है, 49 में से 39 को एक्सेप्ट किया गया है, लिंक प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अदर देन 30 की बात हो रही है, उसके अलावा की उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और उनमें में भी 39 लिंक परियोजनाओं की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, और 6 की
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। तो ये जो है एक तरीके से मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कहा लोकसभा में, ठीक है। तो ये हमने आपको शुरुआती तौर पे बता दिया। इसके अलावा ये एनपीपी, जिसको मैंने बताया था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, एनपीपी इसी को बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो जो एनपीपी है, एनपीपी या इसी को मैंने आपको बताया कि एनपीपी का ही नाम चेंज होकर के अब हम क्या कह रहे हैं, एनआरएलपी कह रहे हैं। इसी को ही हम एनआरएलपी कह रहे हैं। तो ये पहला पूर्व का नाम है पिछली सरकारों का, अब जो है एनआरएलपी है। तो इसके तहत उन्होंने बताया है कि अगर हम उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो उद्देश्य किस प्रकार के हैं, 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई के लिए, 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई के लिए सतही जल का प्रयोग हो सके, इतना जल इस प्रोजेक्ट से कंजर्व किया जाए। 10 मिलियन हेक्टेयर जो है वो भूजल से सिंचित किया जा सके, यानी कि सिंचाई के लिए अगर हम देखें तो इस प्रोजेक्ट में क्या कहा गया है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं तो इनके माध्यम से 25 मिलियन हेक्टेयर जो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस वाटर है, उससे जैसे तालाब या नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई हो जाए, और भूजल यानी ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर से 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो सींची जा सके। इस तरीके का प्रोजेक्ट है इतना पानी कंजर्व करने का। इसके अलावा इस तरीके के प्रोजेक्ट से बचने वाला जो पानी है उससे हम तकरीबन 34,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखते हैं। ये सब भी ताजा रिपोर्ट है, हालांकि पहले भी कही जा चुकी है। और तमाम सारे जो दूसरे उद्देश्य हैं उनसे भी इस तरीके के एनआरएलपी प्रोजेक्ट से जो है हमें काम निकालना है। तो ये ओवरऑल लक्ष्य है एनआरएलपी का, जिसको दोहराया गया है अभी हाल ही में लोकसभा में। तो हमने आपको बताया कि अभी वर्तमान में चर्चा में क्यों रहा। तो वर्तमान में चर्चा क्यों रहा उसके आंकड़े मैंने आपको दिखाए, याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा। सेशन के अंत में मैंने आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न दिया है, उसको आप सब लोग उसका उत्तर लिख करके जरूर मुझे भेजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम योजना के महत्व के बारे में समझने का प्रयास करें तो चलिए इसके ऊपर एक नजर डालते हैं। जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है एक तरीके से, यानी एनआरएलपी की अगर हम बात करते हैं, एनआरएलपी की अगर हम बात करें तो वास्तविक रूप में ये किस तरीके से देख रहे हैं आप, ये आप देखिए नाम में क्या लिखा है, नाम में लिखा है नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट। नदियों को जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है, लिंक करने का प्रोजेक्ट है। तो क्यों लिंक किया जा रहा है? स्वाभाविक सी बात है कि जल संसाधन जो है, वाटर सोर्सेज या रिसोर्सेज जो हैं, उन वाटर रिसोर्सेज को एक ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। कहीं पर पानी जो है वो अधिक है और पानी की अधिकता इतनी है कि कई बार वो बाढ़ की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेस ऑफ वाटर है। और कहीं पर पानी की इतनी कमी है, इतनी ज्यादा कमी है कि वहां पर सूखा हो जा रहा है। तो ये क्या है? मिसमैनेजमेंट है। अब ये नेचुरली मिसमैनेजमेंट है, हालांकि इस मिसमैनेजमेंट के पीछे भी मानव जनित कारण काफी बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन अब प्राकृतिक रूप से देखने को मिल रहा है। ऐसे मान लेते हैं मानसून ही ठीक तरीके से नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि भाई मानसून के ठीक तरीके से ना आने से ये इस तरीके की अप्रभावी चीजें हमको दिख रही हैं, अप्रबंधित चीजें दिख रही हैं। लेकिन मानसून किसने खराब किया? वो तो हमने खराब किया। हम हालांकि उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए एनआरएलपी प्रोजेक्ट लेकर के आया गया है। अब एनआरएलपी प्रोजेक्ट जो है वो इस साल पहले भी काफी चर्चा में रहा था, जब बजट 2022-23 का घोषणा किया गया था और इस प्रोजेक्ट के लिए बजट जो है जब आवंटित किया जा रहा था, तमाम सारे राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र के लोग थे वो लोग विरोध में उतर आए थे, जिसमें खास तौर पर आप देखेंगे एनआरएलपी के तहत पार तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ आदिवासी समुदाय का विरोध भी हुआ था। तो ये उस समय की बात है। यानी कि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट अगर हमारे लिए फ्रूटफुल है तो कई जगहों पर ये नुकसानदायी भी है, स्वाभाविक सी बात है, तभी इसके लिए विरोध भी दर्ज हो रहे हैं। और इसके लिए जो उचित प्रबंधन और उसके लिए जो उचित वित्तीय समावेशन होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। बजट भाषण में यह भी कहा गया कि राज्यों के बीच आम सहमति के आधार पर, यानी कि सभी राज्यों से पूछताछ करके 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं जो हैं वो लॉन्च करी जा रही हैं फिलहाल, और उनके लिए ये प्रोजेक्ट के लिए ये पैसा जो है वो बजट में आवंटित किया गया। तो वो जो 5 नदी जोड़ो परियोजना जो इस बजट भाषण में जिनका उल्लेख किया गया, उसमें है दमन गंगा पिंजल, इन दोनों नदियों का लिंकअप, पार तापी नर्मदा का लिंकअप, गोदावरी कृष्णा का और कृष्णा पेन्नार का और पेन्नार कावेरी का।
लिंकअप जो है वो करने की बात इस बजट में करी गई थी। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का इतिहास क्या है, ये तो अभी गवर्नमेंट करना चाहती है। इस लेक्चर की शुरुआत मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में मैंने कहा था कि लगभग चार दशक पुराना है, यानी 40 साल पुराना ये प्रोजेक्ट है, जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है किसी वजह से। शुरुआत में देखेंगे तो 1919 में ब्रिटिश मुख्य अभियंता थे, यानी एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे, जो भारत में तीव्र व्यापार की इच्छा से, तीव्र व्यापार, भाई ब्रिटिशर्स भारत में तमाम सारी टेक्नोलॉजी लेकर के आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो भारत को प्रोग्रेसिव बनाना चाहते। मतलब साफ था कि वो अपने लाभ के लिए भारत के दोहन करना चाहते, तो उस दोहन में टेक्नोलॉजी की जो जरूरत पड़ती थी उसका वो इस्तेमाल करे। जैसे रेलवे भी भारत में आई, उससे भारत का भला जरूर हुआ, लेकिन वो भारत के भले के लिए नहीं आई थी, वो ब्रिटिशर्स के भले के लिए आई थी, व्यापारिक दोहनीकरण के लिए ही आई थी। उसी लक्ष्य को ये भी साधना चाहते थे आर्थर कॉटन। तो आर्थर कॉटन ने तीव्र व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो अंतर्देशीय जो जल परियोजना उसको बढ़ावा दिया था, या उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिले और जहां कहीं सूखा की समस्या आ रही है उस सूखा की समस्या को दूर किया जा सके। इस लक्ष्य के साथ इन्होंने 1919 में इसकी शुरुआत की थी। ये तो हो गया अंग्रेजों की बात, लेकिन हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तब भी 1970 के दशक में डॉक्टर के.एल. राव, जो कि पूर्व सिंचाई मंत्री भी थे और बांध डिजाइनर भी थे, तो इन्होंने एक प्लान दिया था। उस प्लान को बोला गया था राष्ट्रीय जल ग्रिड। ठीक है, नेशनल वाटर ग्रिड। ये इन्होंने बताया था कि भारत में नेशनल जल ग्रिड जो है वो बनाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सही समय है 1970s 80s के समय के आसपास से। अगर आप देखेंगे तो यहां से ही सिंचाई की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट जो है वो बनने शुरू हो चुके हैं, रिपोर्ट्स जो है वो तैयार होने शुरू हो चुकी हैं और उस पर कार्यान्वयन जो है वो किया जाए, इस लक्ष्य को रखा गया है। आगे 1980 में जल संसाधन मंत्रालय ने, तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय से आप वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं, जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नेशनल प्रोस्पेक्ट, एनपीपी है ना, नेशनल प्रोस्पेक्ट प्लान, ये जो है इसी को एनपीपी बोला जाता है। तो जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी उन्होंने तैयार किया। अब ये एनपीपी तैयार हुआ है 1980 में। ठीक है, 1980 में एनपीपी तैयार हुआ है एनडब्ल्यूजी के स्थान पर, और 1982 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो शुरुआत में आप देख रहे थे एनडब्ल्यूडीए, उसको जो है इनके समय में बनवाया गया। और इसके माध्यम से एनपीपी जो है उसको लागू करने की बात इन्होंने करी, लेकिन सरकारें बदलती रहीं और ये ठंडे बस्ते में प्रोजेक्ट जो है वो जाता रहा। इस पे कुछ खास जो है लोगों ने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि 2003 तक इसका जो है इस नदी को जोड़ने की जो परियोजना है, नदी जोड़ने की जो योजना है, इसको अंतिम रूप दे दिया जाए। ठीक है, और अंतिम रूप देने के साथ साथ मतलब ये कैसे काम करेगा, ये पूरा चिट्ठा तैयार कर दिया जाए 1 साल के अंदर, और वर्ष 2016 तक इसमें कहा गया कि इसे पूरी तरीके से क्रियान्वित कर दिया जाए, यानी इंप्लीमेंटेशन इसका हो जाना चाहिए। ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन बावजूद इसके भी बहुत तेजी से काम नहीं हुआ। हालांकि वर्ष 2003 में इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया गया, लेकिन उसका भी जो ये लक्ष्य रखा गया था 2016 तक पूरा क्रियान्वयन करने का, वो नहीं पूरा होता दिख रहा था। इसीलिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इंटरफियर किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फिर से इंटर किया तो 2014 में जाकर के केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। ठीक है, तो कैबिनेट की मंजूरी के तौर पर एनपीपी के रूप में, या जिसे आप वर्तमान समय में नेशनल
नेशनल रिवर लिंक प्रोजेक्ट यानी NRLP बोलते हैं, उसके अंतर्गत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो 2014 में इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी और तब से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है हमेशा से। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में अलग से आपको बता दूंगा, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अलग से दे देंगे कि ये क्या है, कितने राज्यों को लाभान्वित कर रहे हैं, इस पे कितना खर्चा आ रहा है, कहां कहां बांध बन रहे हैं इत्यादि इत्यादि, और कौन कौन से जिले इसमें जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। फिर 2021 में फाइनली 2021 में 4 दशकों के बाद भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में वही केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, लिंक परियोजना, ये कार्यान्वित की गई 2021 में। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि इसका जो इतिहास है वो कैसा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं, NRLP के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि NRLP वो NPP यानी कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान जो है, NPP जिसको बोला जा रहा है, शुरुआत में ही मैं आपको बोल रहा हूं NRLP जो है वो NPP ही है, जिसको चेंज करके नाम NRLP कर दिया गया है। ये परियोजना करती क्या है, ये अंतर बेसिन जल अंतरण परियोजना है। चाहे आप NPP के बारे में लिख रहे हो या फिर आप NRLP के बारे में लिख रहे हो, एक ही नाम है, ये नाम बदल गया है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतर बेसिन जल अंतरण परियोजना, यानी एक बेसिन से दूसरे बेसिन में जल का हस्तांतरण हो, और यह हस्तांतरण तभी होगा जब एक तरफ जल ज्यादा हो एक तरफ कम हो। और क्यों होगा, है ना, यानी एक तरफ एक्सेसिव वाटर हो और दूसरी तरफ उसी तुलना में पानी की कमी हो। अधिशेष पानी की बात करी जा रही है, यानी सरप्लस वाटर जो हमारे पास में है बेसिन में, उस सरप्लस वाटर को हस्तांतरण करने की एक परिकल्पना है NRLP। तो NRLP क्या है ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब इस NRLP को 2 घटकों में विभाजित किया गया है, जो कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। 2 घटक क्या है, हिमालयी घटक और प्रायद्वीपीय घटक। ठीक है, सरकार ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण अभी दिया है कि हिमालयी घटक में 14 प्रोजेक्ट हैं और बेसिन प्रोजेक्ट में, प्रायद्वीपीय घटक में 16 प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हिमालयन कंपोनेंट जो है यानी हिमालयन घटक जो है, इसकी पाइपलाइन में 14 परियोजनाएं हैं। अब इन परियोजनाओं की मुख्य बातों को या मुख्य आकर्षणों को अगर हम देखें तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र, भाई हिमालयन रिवर्स में मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं, हिमालयी नदियां जो हैं, हिमालयी नदियां जो हैं इसमें मुख्य नदी कौन कौन सी हैं, मुख्य नदी वो होती हैं जिनमें आकर के बेसिन की अन्य सहायक नदियां जुड़ती हैं और अपना पानी उस मुख्य नदी को देती हैं। और मुख्य नदी का पानी जो है हमेशा किसी बड़े जल मंडल में जाता है, जैसे कि सागर में, महासागर में, खाड़ी में इत्यादि। तो जैसे गंगा की बात कर लें, मुख्य नदियों में उत्तर भारत की नदियां हम इसको कह सकते हैं, हिमालयन रिवर्स कह सकते हैं। इसमें गंगा आती है, गंगा है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं जिसमें ज्यादातर जो इस योजना में ध्यान दिया गया है जिन 2 नदियों पर, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। क्योंकि जो सिंधु रिवर है उसका ज्यादातर पानी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाता है और उसके जो सहायक नदियां हैं वो सब सिंधु में जाकर के मिलती हैं, पश्चिम की तरफ पाकिस्तान में जाती है वो नदी। तो हिमालयन कंपोनेंट की पाइपलाइन में 14 परियोजनाएं हैं जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों पर भंडारण बांध यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए बांध की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में ये बात एक शामिल है। क्या क्या बातें शामिल है वो आप देखिए। इसके अलावा गंगा और यमुना को जोड़ना, हालांकि यमुना ऑलरेडी गंगा में आकर के जुड़ती है, लेकिन उन जगहों पर जहां पर गंगा और यमुना को उनके बेसिन के बीच में जो जगह खाली है जहां पर पानी की कमी हो रही है, उन जगहों पर जोड़ करके सिंचाई और जल विद्युत परियोजना आदि को तैयार करना ये लक्ष्य है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र और गंगा घाटी जो है उनकी उन घाटियों का जो पानी है महानदी घाटी से उनको जोड़ना। अब महानदी घाटी जो है वो आप देखेंगे कि भाई ये तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में चला जाता है, लेकिन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में आप देखते हैं जैसे जो हिमालयी नदी सिस्टम जो है उसमें सदाबहारी है, उसमें हमेशा पानी आता रहता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है। और जो दक्षिण भारत की पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मौसमी नदियां हैं, उसमें जब मानसून का पानी आता है तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और उसके बाद वो गर्मी के समय में सूखा पड़ा रहता है, अन्य समयों में सूखा पड़ा रहता है।
तो इस तरीके से सूखे के समय में गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियों को हम महानदी से जोड़ करके उस जगह को ठीक कर सकते हैं। गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों से जोड़ना, जो दक्षिण वाला प्रवाह है उससे जोड़ना, ठीक है। तो गंगा की पूर्व सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी प्रणालियों से जोड़ना, ये इसके प्रोजेक्ट में शामिल है। अब अगर इसके आगे की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में, जैसा कि मैंने बताया, इसमें 16 नदियों को जोड़ने की बात करी गई जो प्रायद्वीपीय घटक की हैं, पेनिनसुलर जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं, कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं। उसमें महानदी और गोदावरी, ये दो बड़ी मुख्य नदियां हैं दक्षिण भारत की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी जो एक्सेसिव वाटर हैं, इनको कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वैगई नदियों में प्रवाहित किया जाना चाहिए, जिससे कि उसके आसपास की जो भूमि है उनको सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के लिए और दूसरे कामों के लिए ठीक तरीके से पानी मिल सके। इसके अलावा महानदी और गोदावरी, इन्हीं दोनों नदियों की घाटियों को कृष्णा और कावेरी और वैगई नदी से जोड़ना चाहिए, जिससे कि अन्य प्रोजेक्ट जो है उसको कार्यान्वित किया जा सके। केन से बेतवा नदी को जोड़ा जा सके, ठीक है। पार्वती और काली सिंध नदियों को आपस में चंबल नदी के साथ जोड़ा जाए, तो इससे जो उत्तर मध्य कह सकते हैं और दक्षिण मध्य का जो बीच का जो भाग है, उसको जो है सही तरीके से उस जगह का पानी जो है वो पहुंचाया जा सकता है। तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को मुंबई के उत्तर में जोड़ा जाए, तो वहां के पानी को कह सकते हैं मैनेज किया जा सकता है। तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना जो है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा इस परियोजना में पश्चिमी घाट के जल अधिशेष जो क्षेत्र हैं, उनको सौराष्ट्र और कच्छ के जल अधिशेष क्षेत्रों से जोड़ा जाए, जिससे कि वहां की जो जल की कमी वाले क्षेत्र हैं उसमें स्थानांतरित करने से उस जगह पे जो सूखा रहता है, कच्छ वाला जो इलाका जो सूखा वाला रहता है, उसमें पानी की कमी को पूरा किया सके। अब इसके लिए मुंबई यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार को आपस में एक होना पड़ेगा और उन्होंने इस दिशा में कदम भी उठाए हैं, ठीक है। तो प्रस्ताव रखा गया है जिसको स्वीकार भी किया गया है। अब इनको अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ऊपर ये आप जो देख रहे हैं ये हिमालयी नदियां हैं। इनमें कौन कौन सी नदियां हैं आप देख सकते हैं, नदी तंत्र में कौन कौन क्या क्या चीजें शामिल हैं वो हमने आप दिखाया। मुख्य बात जो थी वो मैंने आपको दिखा दी, बाकी मैप से आप देख सकते हो। और ये आपको इधर ये 14 प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया, तो 14 प्रोजेक्ट पूरे नाम सहित लिखे हैं यहाँ पर, और ये 16 प्रोजेक्ट यहाँ पूरे नाम सहित लिखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा, कोसी, घाघरा, गंडक, गंगा, गंगा यमुना, शारदा यमुना, यमुना राजस्थान, राजस्थान साबरमती, चुनार, सोनबरगी, सोन डेम, गंगा, गंगा दामोदर, सुवर्णरेखा, महानदी, कोसी, मेची, फरक्का, सुंदरवन और जोगी घोपा, तीस्ता, फरक्का। ये 14 प्रोजेक्ट जो हैं ये हिमालयन रिवर पर हैं, और ये 16 प्रोजेक्ट जो हैं ये प्रायद्वीपीय नदियों पर है। महानदी, गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, कृष्णा पेन्नार, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, कावेरी वगई गंडर, केन बेतवा, पार्वती, काली सिंधी चंबल, पार तापी नर्मदा, दमन गंगा पिंजाल, बेड़ती वर्दा, नेत्रावती हेमवती, पंबा, अचान कोविल, वैपर। ये सब प्रोजेक्ट जो हैं आपको, ये आप देखोगे ये पेनिनसुलर इंडिया है इधर वाला, और ये वाला जो पोर्शन आप देख सकते हैं ये आपका हिमालयन रिवर्स का है जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक। ये हो गई बात पूरी। एनआरएलपी की आवश्यकता क्यों है, इसकी बात अगर हम करी जाए तो एनआरएलपी अगर सक्सेस हो जाती है तो इससे पानी की कमी और सूखे का जो सामना करने वाले राज्य हैं उनको बड़ी राहत होगी, क्योंकि जहां पर ज्यादा पानी के संग्रहण है वो बाढ़ में कन्वर्ट हो, उससे अच्छा है जहां पे पानी कम हो रहा है उसको हम लिंक के माध्यम से उस पानी को भेज सकें। अब लिंक जो है वो नहरों के माध्यम से हो सकता है, बांध के माध्यम से हो सकता है, तालाब के माध्यम से हो सकता है। इससे ग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा पर्टिकुलर जगह का। जहां पर साल दर साल बाढ़ आ रही है उस बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, ये इसका लक्ष्य है। सिंधु गंगा की नदियां 12मासी हैं और प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो मौसमी हैं। 12मासी हैं तो यहां पर हमेशा जल रहता है और कई सारा जल जो है वो बहते 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 सीधे सागर में चला जाता है। उसको हम लोग उन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां मौसमी नदियों का प्रवाह है और एक मौसम में वो सूखी भी रहती हैं। मैदानी इलाकों का जो एक्सेसिव वाटर है उसको प्रायद्वीप की ओर मोड़ना, ये भी इसके लक्ष्य के अंतर्गत आता है। ये तमाम सारे लक्ष्य जो हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। लाभ क्या है, फायदे क्या हैं? सबसे पहले जल संकट से निपटा जा सकता है। अब जल संकट दो ही तरीके के हमको खास तरीके से देखने को मिलते हैं, एक तो जल ज्यादा हो जाता है और एक जल कम हो जाता है, ये एक जल संकट है। तो एनआरएलपी जो है इसका मुख्य काम ही है पानी को मैनेज करना, संसाधित करना ठीक तरीके से, तो ये एक लाभ है। जल विद्युत उत्पादन का लक्ष्य जैसा कि माननीय मंत्री ने भी लगाया, रिपीट किया था, 34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखता है।
तो ये एक विद्युत उत्पादन के सोर्स के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। मौसम प्रवाह आवर्धन, मौसम प्रवाह आवर्धन का मतलब है कि जैसे नदियों में न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखना। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर सूखा है, कोई मौसम पड़ा, उस नदी में वो नदी जो है वो ड्राई हो गई, और दूसरी जगह हैं जहां पे जो जल स्रोत हैं, जहां के जो जल स्रोत हैं जैसे तालाब वगैरह ही है, कोई ऐसा तालाब है, वाटर सोर्स, सरफेस का जो सोर्स है, सरफेस वाटर का जो सोर्स है, उसमें पानी है, तो अगर इसको हम इसमें लिंक कर दें तो इस नदी में भी पानी आ जाएगा। आप सोचेंगे सर तालाब तो छोटा होता है, उससे नदी में पानी कहां से? तो बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं भाई, छोटे तालाब नहीं होते। तालाब हैं, झील हैं, पोखर हैं, तरीके से पानी को के सोर्स को इस नदी में लाया जा सकता है जहां नदी सूख गई। तो मौसम प्रवाह आवर्धन, मौसम का जो मौसम में की वजह से जो पानी की कमी रह गई है उसको हम लोग आवर्धित कर सकते हैं। कृषि, अद्वितीय योगदान रहेगा इसमें। कृषि में जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं उसमें सिंचाई की सुविधा बढ़ सकेगी ठीक तरीके से, ठीक है ना। और अंतर्देशीय जलमार्ग भी खुलेंगे। परिवहन, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1919 में चीफ इंजीनियर ने क्या किया था, तो परिवहन और कनेक्टिविटी जो व्यावसायिक रूप है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा। सड़क परिवहन के अलावा जल परिवहन के मार्ग अंतरराज्यीय स्थिति में भी बढ़ेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में नदी के माध्यम से भी जाया जा सकेगा और परिवहन किया जा सकेगा। नदियों में पानी होगा तभी तो करेंगे। लक्ष्य के अनुसार अगर हम देखें तो तकरीबन 35 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का लाभ मिलेगा इसमें। अंतिम सिंचाई क्षमता जो है उसमें 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 175 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया और 34,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करने की बात करिए। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण है, नेविगेशन है, जल आपूर्ति है, मत्स्य पालन और बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। नदी की साफ सफाई भी इसी के अंतर्गत आ रही है, पानी की साफ सफाई भी इसी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। ये सारे लक्ष्य जो है हमको इसमें साधित होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा ये लक्ष्य एनआरएलपी? क्या इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं? बिल्कुल। इनकी चुनौतियों पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहला पर्यावरणीय प्रभाव। आप कह रहे हैं कि सर गंगा का नदी का पानी जो है वो बहते 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 वो फाइनली जाकर के सागर में मिल जाता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। तो समुद्र का जो जल स्तर है, समुद्र जल स्तर, अगर ये पानी यहां से, पानी जो इसमें जाया करता था इसमें से हटा करके दक्षिण में भेज दिया जाएगा और ये पानी समुद्र में नहीं जाएगा, जलवायु परिवर्तन को एक कारक के तौर पर हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? यहां पर क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो प्रकृति के द्वारा जलवायु का जो सिस्टम बना है उसको हम छेड़छाड़ कर रहे हैं? तो ये आसान नहीं है, इतना आसान नहीं कि आपने सोचा और ये हो जाएगा। एक नदी की पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक और रासायनिक रूप से अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रासायनिक रूप से गंगा नदी का जो पानी है वो महानदी में भी सुटेबल हो और वहां के जलीय जीवों के लिए या जलीय पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र में जीने वाले लोगों के लिए वो पानी सुटेबल हो। आपने बहुत अमूमन देखा होगा कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो कुछ दिन के लिए आप बीमार पड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, और फिर आपने कहावत सुनी होगी अक्सर, क्योंकि ये पानी बदल जाता है इसलिए आपका शरीर उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाता और कुछ दिन के लिए आप बीमार हो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं जब आपका शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो जब थोड़ा सा परिवर्तन इस तरीके का देखने को मिल रहा है तो इस तरीके की समस्या देखने को आ रही है, तो ऐसा तो जलीय जीवों पर भी होगा। जलीय जीवों में जो छोटे छोटे फ्लोरा फ्यूना है उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और वहां के जलवायु परिवर्तन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। तो ये भी एक चुनौती है, कैसे करोगे? व्यवहार्यता की बात करते हैं अगर हम, तो कार्यान्वयन लागत जो है वो 5.6 लाख करोड़ रुपए है और कितना बड़ा इसमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद भी आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि ये सफल ही हो। तो बहुत धन इसमें जो है वो जा रहा है, यानी कि जो आंकड़े निकाले गए हैं वो सही हो ये कोई जरूरी भी नहीं है। सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा लोगों के ऊपर। कैसे पड़ेगा? आप रिवर प्रोजेक्ट को लेकर के जा रहे हैं कहीं से, तो उस जगह पर लोग अगर रह रहे होंगे तो आप उन्हें विस्थापित करेंगे तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, उनके पुनर्वास के लिए आपको फिर से जुगाड़ करने पड़ेंगे, और जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होकर के जा रहे हैं उनकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा, उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा, कितना आप उनको पुनर्वास करने के लिए कितना आप सहयोग कर लेंगे भाई। तो ये सामाजिक प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ रहा है, इसको आप कैसे हम सही करेंगे?
अंतरराज्यीय जल विवाद, जैसे कि आपको मालूम है कावेरी नदी विवाद जो है ये बहुत होता है दक्षिण भारत में। तीस्ता जल विवाद है। तो जो राज्य जल विवाद है वो बहुत ज्यादा, उनको आप कैसे सही करोगे? नहीं सही कर पाओगे तो कैसे ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा? इसके अलावा बाढ़ जो है वो हमारे यहाँ, अब आपने कहा कि जिस जगह पर पानी ज्यादा है उस जगह का पानी उठा करके उस जगह पर ले जाइए जहां पर पानी कम है। अब आपने उस नदी का पानी जहां पर एक्सेस था, ज्यादा पानी था, वहां का पानी उस जगह पर भेज दिया जहां पर पानी कम था। आपने पानी भेजा तो नदी में पानी आ गया, और दुर्भाग्य से या भाग्य से उसी समय उस नदी तंत्र में बारिश भी ज्यादा हुई जिस तरह आपने पानी भेजा था। तो आपने पहले पानी भेजा, अब वापस तो ले नहीं पाएंगे आप। पहले पानी भेजा और उधर से मानसून भी अनिश्चित तौर पे आ गया और वहां बाढ़ आ गई। आपने भलाई का काम किया और वहां गड़बड़ हो गया। तो ये भी एक चैलेंज है, आप कैसे पूर्वानुमान लगाएंगे मानसून का, और नहीं लगा पाएंगे तो दिक्कत होगी। और जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हमारे साथ में दिक्कतें हो जाएंगी, जैसे कि बांग्लादेश को दिक्कत होगी जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल कर रहे होंगे, चाइना को दिक्कत होगी जब हम ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल कर रहे होंगे। तीस्ता जल विवाद ऑलरेडी पहले से चल ही रहा है, सिंधु की नदियों को इसमें शामिल करते हैं तो पाकिस्तान को दिक्कत होगी, है ना। तो ये है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो सोल्यूशन क्या है, आगे का रास्ता क्या है? परियोजना से जुड़े जो भी प्रभाव आधारित आकलन है, जो 3 स्टेप्स मैंने शुरुआत में बताए थे, इसको और ज्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। उस पर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, और तभी इसके ऊपर कदम उठाया जाना चाहिए। वैसे अब और कितना करेंगे अध्ययन मुझे मालूम नहीं है, 40 साल तो वैसे ही हो गए। जल संरक्षण और समान वितरण के तरीकों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। पानी नदियों से सूखे ही ना, इसके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर सकते हैं। बाढ़ के पानी को ठीक तरीके से कंट्रोल किया जा सके, इसके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक जगह पर बांध बना रहे हैं और वहां पर बाढ़ आ जाए तो बांध टूट जाए, तो और दिक्कत आ जाएगी। इस तरीके की चीजों को हमें समझना होगा। भूजल वृद्धि और अधिक गंभीरता से लेना होगा। ग्राउंड वाटर यदि अगर बढ़ जाएगा तो नदियों में पानी भी संचित रहेगा, सरफेस वाटर भी मेंटेन रहेगा, और जो जलवायु वो भी ठीक रहेगी। बेहतर सिंचाई पद्धतियों और वाटरशेड प्रबंधन जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, और राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना में राज्यों को जल विवादों को हल करने के ऊपर कदम उठाया जाना चाहिए, जैसे कावेरी जल विवाद इत्यादि मैंने बताया। इन सब के ऊपर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो काफी हद तक एनआरएलपी जो है वो सक्सेस होने के उसके चांसेस हैं। फिर भी कहीं ना कहीं इसके नुकसान तो हमको देखने को पड़ ही सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको स्कीम के बारे में बताया। अब बारी है आज के प्रश्न की, और ये आज का प्रश्न जो है ये आपको लिख करके भेजना है 250 शब्दों में। क्या नदियों को जोड़ना जरूरी है? और सरकार द्वारा इस दिशा में चलाए जा रहे जो कार्यक्रम है उनका उदाहरण दीजिए, और उदाहरण के सहित इस चीज की विवेचना कीजिए कि क्या नदियों को जोड़ना जरूरी है। और इसे 250 शब्दों में लिख करके आप हमें इस टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं यहां पर virad.dubey@studiiq.com। इन दोनों में से किसी भी जगह पर, यहां पर अगर नहीं जाता है, कई बार ये मेल नहीं आता है, तो आप हमें यहां पर पीडीएफ बना करके भेजिएगा। पीडीएफ बना करके भेजिएगा, साफ सुंदर राइटिंग में, ठीक तरीके से सीधी फोटो खींच करके भेजिएगा, नहीं कि पेज की फोटो भेज रहे हैं और उसके बाद चादर पे रख करके बेड पे रख करके तो पूरे बेड की फोटो आ रही, पता लगा। ऐसा नहीं करिएगा, ठीक ठाक तरीके। और आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में अगर भेजना है तो आप इस लिंक से जुड़ सकते हैं, इसको आप स्कैन कर लीजिए, या फिर इस लिंक से जुड़ सकते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा है विरद दुबे 01। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो कार्यक्रम है वो पसंद आ रहा होगा, आया होगा, और इस योजना के बारे में ठीक तरीके से आपने समझा होगा। स्टडी IQ IAS हिंदी के माध्यम से तमाम सारे ये प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं, इसका लाभ उठाने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी से जरूर जुड़िए। मुलाकात करेंगे अगले सप्ताह फिर किसी योजना को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।